नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट न्यूज शो इंडिया चाहता है। आपको एक चीज बहुत साफ बता दें कि आज जब मैंने पोलिंग के लिए, वोटिंग के लिए ऑप्शंस आपके सामने रखे थे दोपहर में करीब 11, साढ़े 11, 12 बजे के आसपास, तब तक प्रधानमंत्री की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा में सेंध की खबर इतनी बड़ी नहीं थी, इसीलिए 5 ऑप्शन में वो खबर नहीं दिखाई देती है। लेकिन शाम होते होते वो आज की सबसे बड़ी खबर बन गई है। तो आज की जो वोटिंग है वो आज की बड़ी खबर के हिसाब से नहीं आपको दिखाई देगी। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध वाली खबर नहीं दिखाएंगे, वही खबर हमारी आज की टॉप प्रायोरिटी में है। लेकिन वोटिंग आपने क्या की है वो नतीजे आपको जरूर यहाँ स्क्रीन पर दिखा देते हैं। सबसे ज्यादा लोगों ने जो मौजूदा विकल्प थे उसमें यही दिखाने पर कहा कि आखिरकार रैलियों पर रोक कब लगेगी। 42% लोगों ने इस खबर को देखना चाहा था, क्योंकि बात कोरोना की चल रही है और रैलियों की वजह से कोरोना फैल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा, हम सब जानते हैं। दूसरे विकल्प के तौर पर इंडिया यही जानना चाह रहा था कि देश में कोरोना विस्फोट की स्थिति कैसे जिंदगी पर चोट करने लगी है। और तीसरी खबर थी जिसको इंडिया जानना चाहता था कि पंजाब में पीएम मोदी आज गए तो क्या आज वो किसानों का दिल जीत पाएंगे। इसीलिए एक बार फिर दोहरा देता हूं कि किसानों के बीच पीएम का जाना, पंजाब में 2 साल के बाद उनका रैली करना, ये खबर सुबह तब तक थी जब तक पीएम को वहां जाना था। लेकिन दोपहर होते होते और शाम घटते घटते अब ये खबर ने एक अलग स्वरूप ले लिया है, क्योंकि बीजेपी ने बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया है। और उसी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। बीजेपी ने साफ तौर पर कहा है कि पंजाब यात्रा में पंजाब सरकार ने, पंजाब पुलिस ने, कांग्रेस की सरकार ने जानबूझकर पीएम की सुरक्षा में कोताही बरती और उनकी जान को खतरा पैदा हो गया था। इसीलिए इस खबर पर हम सबसे पहले नजर डालते हैं। पिछले 2-3 दशकों में शायद ये पहला मौका होगा जब किसी प्रधानमंत्री का काफिला 20 मिनट तक हाईवे पर फंसा रहा, और हाईवे नहीं, फ्लाईओवर पर, और जिसके दोनों तरफ ट्रैफिक चल रहा हो और एक तरफ लोगों ने जाम कर रखा हो। और आखिरकार प्रधानमंत्री को इस काफिले को वापस लौटना पड़ा, और यह सब हुआ विरोध प्रदर्शन के चलते, किसानों के विरोध के चलते। लेकिन पंजाब में ऐसा हुआ और इसी से खड़ा हुआ सुरक्षा पर सवाल, और पैदा हो गई है कांग्रेस बनाम बीजेपी के बीच ये सियासी तकरार। मेरे सहयोगी पंजाब में हैं जगविंदर पटियाल, हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं, वो लगातार पंजाब चुनाव की खबरें आप तक भेजते रहते हैं। हम उनकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं कि पीएम की सुरक्षा में चूक हुई, साजिश रची गई, या ये सब कुछ सियासत के लिए हो रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। पंजाब के हुसैनीवाला से 30 किलोमीटर दूर फ्लाईओवर पर फंसा ये काफिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। गाड़ी के अंदर बैठे प्रधानमंत्री आपको नजर आ रहे होंगे। पीएम की सुरक्षा में तैनात एसपीजी के कमांडो गाड़ी को चारों तरफ से घेरे हैं। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि प्रधानमंत्री के रूट पर कुछ प्रदर्शनकारी जमा हो गए और उन्होंने फ्लाईओवर को जाम कर दिया। करीब 15 से 20 मिनट पीएम का काफिला इस पुल पर फंसा रहा। आमतौर पर आपने प्रधानमंत्री के काफिले को तेज रफ्तार से दौड़ते हुए देखा होगा, लेकिन पंजाब में जो हुआ उसने पीएम की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस वाकये का नतीजा ये हुआ कि पंजाब के फिरोजपुर में होने वाली पीएम की रैली रद्द कर दी गई। पीएम मोदी बठिंडा एयरपोर्ट से दिल्ली वापस लौट आए। अब आपको बता दें कि दरअसल हुआ क्या। करीब 2 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को पंजाब दौरे पर आए थे। पीएम का हवाई जहाज बठिंडा एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। यहाँ से उन्हें हेलीकॉप्टर के रास्ते हुसैनीवाला के शहीद स्मारक जाना था और उसके बाद फिरोजपुर। लेकिन खराब मौसम के चलते सड़क के रास्ते वो हुसैनीवाला के लिए रवाना हुए। बठिंडा एयरपोर्ट से हुसैनीवाला की दूरी करीब 105 किलोमीटर है, जो सड़क के रास्ते करीब 2 घंटे में तय होती है। प्रधानमंत्री के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के तहत सड़क मार्ग पर सुरक्षा का जिम्मा राज्य पुलिस का होता है। सड़क मार्ग के साफ होने के ग्रीन सिग्नल के बाद पीएम का काफिला हुसैनीवाला के लिए निकला।
लेकिन गृह मंत्रालय के मुताबिक शहीद स्मारक पहुंचने से 30 किलोमीटर पहले ही फ्लाईओवर पर प्रदर्शनकारियों की भीड़ जमा थी, जिसके चलते पीएम को वापस लौटना पड़ा। इसे लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल नंबर 1, पीएम के रूट में प्रदर्शनकारी कैसे आए? सवाल नंबर 2, पीएम के रूट की जानकारी प्रदर्शनकारियों तक कैसे पहुंची? सवाल नंबर 3, पीएम के लिए वैकल्पिक रूट का इंतजाम क्यों नहीं किया गया था? जो लोग कांग्रेस पार्टी में मोदी से घृणा करते हैं, वो आज देश के प्रधानमंत्री को, उनकी सिक्योरिटी को किस तरह से भंग किया जाए उसके लिए प्रयासरत थे। सुरक्षा में चूक पर गृह मंत्रालय ने बयान जारी किया है और पंजाब सरकार पर सीधा आरोप लगाया है। पीएम का शेड्यूल और ट्रैवल प्लान पंजाब सरकार को काफी पहले बता दिया गया था। नियमों के तहत राज्य सरकार को सारे जरूरी इंतजाम, सुरक्षा और आकस्मिक प्लान तैयार रखने थे। आकस्मिक स्थिति के तहत सड़क से यात्रा के लिए अतिरिक्त सुरक्षा होनी चाहिए थी, जो नहीं थी। पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक के लिए जहां पंजाब पुलिस को काफी हद तक जिम्मेदार माना जा सकता है, वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय खुफिया एजेंसियों की लापरवाही को इस मामले में नहीं नकारा जा सकता, क्योंकि ऐसे मामलों में जहां प्रधानमंत्री को जाना होता है, वहां की पल पल की रिपोर्ट केंद्रीय खुफिया एजेंसी की स्थानीय इकाई देती रहती है। पीएम की सुरक्षा में सेंध को लेकर गृह मंत्रालय ने पंजाब के डीजीपी और मुख्य सचिव से रिपोर्ट तलब की है। पीएम की सुरक्षा में सेंध का मामला बेहद गंभीर है और अब इसे लेकर सियासत भी गर्मा गई है और आरोप प्रत्यारोप भी हो रहे हैं। लेकिन सवाल यह कि क्या राजनीतिक लड़ाई में नियम कानून और संवैधानिक पदों के मान और सुरक्षा का भी ख्याल नहीं रखा जाएगा? कांग्रेस कह रही है कि पंजाब सरकार को पहले से पता ही नहीं था कि प्रधानमंत्री मोदी सड़क के रास्ते जाने वाले हैं। अचानक उनका प्लान बदल दिया गया और उनको सड़क के रास्ते ले जाया गया। लेकिन बीजेपी का आरोप है कि हुसैनीवाला के पास पीएम की सुरक्षा राज्य सरकार की लापरवाही की वजह से हुई है। इसीलिए आज की इस लीड स्टोरी पर अब बारी है मेरी राय आपको बताने की कि अगर बीजेपी का आरोप सही है तो जिम्मेदार अधिकारी, चाहे वो केंद्र के हों या फिर राज्य पुलिस के हों, उन पर कार्रवाई होनी ही चाहिए, क्योंकि ये पीएम की सुरक्षा का मसला है। अगर आप मेरी इस राय से सहमत हैं तो मोबाइल नंबर 7823944001 पर मिस कॉल दें, और अगर आप असहमत हैं तो 7823944002 पर मिस कॉल दें। इस पूरे शो के दौरान आप अपनी राय मिस कॉल के जरिए हम तक भेजिए। आखिर में हम आपको नतीजे भी दिखाएंगे कि मेरी राय से कितने लोग सहमत हैं या नहीं हैं। एक बार फिर राय दोहरा देता हूं कि अगर बीजेपी का आरोप सही है तो जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई होनी चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए ऐसी व्यवस्था है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। यही दावा सुरक्षा एजेंसियां बार बार करती आई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में सेंध पर राजनीति और उठते सवालों की बात करने से पहले आपको यह बताना बहुत जरूरी है कि पीएम की सुरक्षा व्यवस्था होती कैसी है। इस ग्राफिक्स को ध्यान से देखिए। प्रधानमंत्री के आसपास का जो पहला सुरक्षा घेरा होता है वो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी का होता है, जो सुरक्षा व्यवस्था प्रधानमंत्री और सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए ही अपने देश में है। अब इस एसपीजी की खासियत क्या है, इसको समझिए। इसकी डिफेंसिव टीम में बचाव के लिए ट्रेंड जवान होते हैं, जो अपनी जान की कीमत पर भी पीएम को बचाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर चलते हैं। और इसी एसपीजी की टीम में एक ऑफेंसिव टीम होती है जो काउंटर असॉल्ट के लिए ट्रेंड होती है, यानी जो हमला करे उस पर पलट कर हमला करो। इन जवानों की ट्रेनिंग अमेरिका की सीक्रेट सर्विसेज की तर्ज पर की गई है और ये उतने ही ज्यादा मुस्तैद और चुस्त माने जाते हैं। इनमें तैनात जवानों की संख्या कम से कम 100 तक हो सकती है। सारे जवान जो एसपीजी में होते हैं वो FNF 2000 असॉल्ट राइफल, ऑटोमेटिक गन, 70M रिवॉल्वर से लैस हमेशा रहते हैं। इसमें केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी की टीम भी शामिल होती है। इसीलिए एसपीजी के अलावा एक पैरामिलिट्री फोर्स का सर्कल होता है पीएम के आसपास, और उसके बाहर फिर राज्य की स्थानीय पुलिस का सुरक्षा व्यवस्था होता है। तो 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था हमेशा हर वक्त प्रधानमंत्री के साथ साई के तौर पर रहती है। जब वो मूव करते हैं, जब वो अपने
निवास से अपने ऑफिस से बाहर निकलते हैं, चाहे वो कहीं भी गए हों। इन सब के बावजूद आज हुसैनीवाला के पास पीएम मोदी की सुरक्षा में सेंध लग गई, ऐसा आरोप बीजेपी लगाती है। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस से माफी मांगने को कहा, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री जो कि बीजेपी के ही कोटे के हैं, मनोहर लाल खट्टर साहब ने तो पंजाब की चन्नी सरकार की बर्खास्तगी की मांग कर डाली कि पीएम के साथ जानबूझकर सुरक्षा में लापरवाही बरती गई है। दूसरी तरफ केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज ये सवाल उठाया कि 20 मिनट तक प्रधानमंत्री की सुरक्षा खतरे में क्यों रही। इस पर खुद पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी ने आज बीजेपी के तमाम बड़े सवालों का एक एक कर जवाब दिया, वो भी प्रेस के सामने आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सुनिए ईरानी और चन्नी में ये सियासत का वार पलटवार। मैं आज कांग्रेस पार्टी से कहना चाहती हूं, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने देश के नागरिकों के वोट और आशीर्वाद से। उन्हें ध्वस्त करना है तो इलेक्शन में करते हैं। ये साजिश रचने की क्या जरूरत थी। प्रधानमंत्री हैं वो साडे, उन्हां दी जान नूं जे खतरा होएगा तो मैं अपना खून उन्हां तो पहला डोलांगा। ये पंजाबियों की फितरत है। प्रधानमंत्री जी के पूरे कैवलकेड को जब रोकने का प्रयास हुआ, 20 मिनट तक जब उनकी सुरक्षा भंग की गई, जिन लोगों ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा को भंग किया, उन लोगों को प्रधानमंत्री की गाड़ी के पास तक, उस स्थल तक किसने और कैसे पहुंचाया? मैं अपने पंजाब के लोगों पे गोलियां और लाठियां नहीं चलाने वाला हूं। प्यार से मैंने पूरी रात लगाकर उनको सड़क से उठाया है और वो मोटिवेट होकर मेरी बात मानकर या सरकार की बात मानकर बीजेपी के नेताओं की बात मानकर प्रधानमंत्री से मिलने के आश्वासन के बाद उठ गए थे। उसके बाद कोई एजिटेशन नहीं था। प्रधानमंत्री किस रूट से एक स्थल पर पहुंचते हैं, उस पूरे रूट की सुरक्षा का प्रबंध और कोई भी गतिरोध नहीं है, ऐसा आश्वासन पंजाब पुलिस ने प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा दस्ते को दिया। क्या जानबूझकर प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा दस्ते को झूठ बोला गया? ये बिल्कुल गलत है कि प्रधानमंत्री जी जब पंजाब में आए तो उनकी सिक्योरिटी लैप्स दिखाकर उनको खतरे के साथ को जोड़ा जा रहा है। ये राजनीति इसमें नहीं होनी चाहिए। वी हैव एवरी रिस्पेक्ट फॉर अवर प्राइम मिनिस्टर। मुझे आक्रोश इस बात का है कि जब सुरक्षा कर्मियों ने पंजाब सरकार से उस समय संपर्क साधने की कोशिश की तो मुख्यमंत्री के दफ्तर से किसी ने भी संवाद नहीं किया। मुझे कोई टेलीफोन उनका नहीं आया। हाँ, होम मिनिस्टर साहब का टेलीफोन आया था। उन्होंने मुझे कहा कि वहाँ कुछ एजिटेटर आ गए हैं, ये गलत हो गया है, प्रधानमंत्री जी ने वापस आने का निर्णय ले लिया है। मैंने कहा जी इसकी क्या बात है, मैं आपके पास भी आ जाऊंगा और हमारी तरफ से किसी तरह का कोई गलती नहीं हुई है। ईरानी बनाम चन्नी की ये वाद विवाद देखकर, वार पलटवार देखकर आप भी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि दरअसल सच कौन बोल रहा है। चन्नी साहब कहते हैं कि बीजेपी राजनीति कर रही है, बीजेपी ने इस मुद्दे को बहुत बड़ा तूल दे दिया है, लेकिन सवाल अब कांग्रेस के अंदर से भी उठे हैं। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़, उन्होंने अपनी सरकार के ही कामकाज पर सवाल उठा दिया है। उनका कहना है कि फिरोजपुर में पीएम को रैली स्थल तक जाने के लिए सुरक्षित रास्ता मिलना चाहिए था। यही लोकतंत्र की दुहाई उन्होंने अपने एक ट्वीट में दी है। सवाल है कि अभेद सुरक्षा के बावजूद सेंध कैसे लगी। इस पर चश्मदीद सिर्फ एबीपी न्यूज के पास है। आप तमाम न्यूज चैनल देख लें, लेकिन मैं ये गारंटी के साथ दे रहा हूं कि जो वहां हुआ, वहां के जो चश्मदीद थे, आई विटनेस थे,
उन्होंने क्या देखा, वो क्या कहते हैं, वो दरअसल पूरी असली कहानी बयां करते हैं। इसको जानने के लिए आपको देखनी होगी मेरे सहयोगी की ये खास, जगविंदर पटियाल की ये खास रिपोर्ट। वह पंजाब के अंदर व्याप्त अराजकता और दुर्व्यवस्था का एक जीता जागता उदाहरण है। उनकी सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ किया गया तो इस देश में पहले कभी नहीं हुआ। फोन पे आ जाते सुरक्षा कर्मियों के लिए तो शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की नौबत नहीं आती। ये तमाम आरोप और वार हैं जो बीजेपी नेता पंजाब सरकार और कांग्रेस पर लगा रहे हैं। चुनाव से पहले बीजेपी को वो मुद्दा मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। अब अगर पीएम के रूट पर किसान विरोध कर रहे थे तो फिर वैकल्पिक रूट क्यों नहीं लिया गया? बहरहाल कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सुरक्षा में सेंध का ड्रामा कर रही है। असल वजह यह है कि प्रधानमंत्री की रैली में लोग नहीं आए थे। जब प्रधानमंत्री जी भटिंडा आए तो उन्होंने देखा कि रैली में भीड़ नहीं है। शायद भाजपा और मोदी जी ये स्वीकार नहीं कर सकते कि लोग उन्हें सुनने ना आए, और इसलिए उन्होंने लास्ट मिनट पे जाने का निर्णय किया। दूसरी तरफ बीजेपी का आरोप है कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके लोगों को रैली स्थल तक आने से रोका गया। किसान आंदोलन के केंद्र में पंजाब के किसान थे। आंदोलन खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का यह पहला पंजाब दौरा था। उम्मीद थी कि विकास योजनाओं के जरिए पीएम किसानों को मनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन पीएम के इस दौरे का पंजाब के करीब आधा दर्जन किसान संगठन विरोध कर रहे थे। अब गांव के उन चश्मदीदों की जुबान आंखों देखा हाल सुनिए जो पीएम मोदी के काफिले के रुकने के वक्त वहां मौजूद थे। अब यहाँ से जाएंगे, आगे जाकर जो धरना जो अपना रैली करेंगे, आगे करेंगे, फिरोजपुर में करेंगे, वो इसलिए नहीं करने दे रहे थे इनको, मतलब कि जाने नहीं देना चाहते थे। कम से कम किसान से ज्यादा कम थे, किसान ज्यादा थे, जो मतलब पुलिस कम थी यहाँ से। पंजाब में अकाली दल के साथ छोड़ने से इस चुनाव में बीजेपी बड़ी प्लेयर नहीं है, लेकिन पीएम की सुरक्षा में सेंध के इस वाकये से सियासत जरूर गर्मा गई है। डिमांड पूरी करने के लिए हम जिद कर रहे हैं और कुछ नहीं है। नाराजगी है तो साम्राज्य से है। हमें ये पीड़ा होती है, जो हमारा प्रधानमंत्री तो हमारा भी है, हमने भी इनको वोट दिया है, लेकिन ये हमारी बात क्यों नहीं करता। किसान जिहड़ा वा सड़कों पर है, विरोध में है, लेकिन हम उसका विरोध करते रहेंगे जितना देर प्रधानमंत्री हमारे मांगी को स्वीकार नहीं करें। बात हम देश के प्रधानमंत्री की कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा व्यवस्था की कर रहे हैं, और ये बेहद संवेदनशील मुद्दा है। इसीलिए सुरक्षा के नजरिए से उनकी यात्रा के रूट और तैयारियों को बहुत ही गुप्त रखा जाता है। फिर भी कभी कभी सेंध लगने की खबरें सामने आ जाती हैं। कुछ आंकड़े देखिए। जनवरी 2017 में पटना में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला गुजरने वाला था कि उससे पहले ही एक फर्जी आईपीएस अफसर को गिरफ्तार किया गया था। मई 2018 में बीरभूम के शांति निकेतन में सुरक्षा घेरा तोड़कर एक शख्स पीएम के बहुत पास तक पहुंच गया था, जबकि 2 साल पहले दिसंबर 2019 में एक युवक चकेरी एयरपोर्ट पे घुस आया था, जिसको एसपी जी ने पकड़ लिया था। वो भी प्रधानमंत्री मोदी के करीब जाने की कोशिश कर रहा था। इसीलिए अब मैं आज की इस लीड स्टोरी पर अपनी राय फिर दोहराता हूं। मेरी राय बहुत साफ है कि अगर बीजेपी का आरोप सही है तो जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो आज की लीड स्टोरी पर मेरी राय आपके सामने फिर रखता हूं कि अगर बीजेपी का आरोप सही है तो जिम्मेदार जो अफसर थे उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो राज्य के हों चाहे वो केंद्र के हों। अगर आप इस राय से सहमत हैं तो मोबाइल नंबर 7823944001 पर मिस कॉल दें, और अगर असहमत हैं तो 7823944002 पर मिस कॉल दें। 67% लोग 67% लोग अभी तक मेरी इस राय से सहमत हैं कि जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम दिखाएंगे आखिर में कुल रिजल्ट भी, कौन कितने लोग मेरी राय के साथ सहमत हुए या नहीं। अभी भी आधे घंटे का वक्त है, ये पोलिंग लगातार लाइव चल रही है। और अब बात यूपी की करते हैं, पंजाब से आगे बढ़ते हैं।
यूपी में जहां की पुलिस एक फरार माफिया को पकड़ नहीं पा रही है, जबकि खुलेआम वो कानून व्यवस्था का चौका छक्का अपनी बल्लेबाजी से लगा रहा है। जी हां, यूपी पुलिस, यूपी सरकार ये दावा करती है कि फर्क साफ है, अपराधी जो है वो सरेंडर कर रहे हैं, अपराधियों पर लगाम कसी जा रही है और यूपी की कानून व्यवस्था बहुत ही चुस्त दुरुस्त है। लेकिन पूर्व सांसद और हत्या की साजिश रचने के मामले में नामजद धनंजय सिंह को पकड़ने के लिए जिस यूपी पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम रखा है, वो यूपी पुलिस की नाक के नीचे खुले में घूम रहा है। धनंजय सिंह पहले इश्तिहार देते हैं और फिर एक वो सार्वजनिक फंक्शन में नजर आते हैं जहां पे सैकड़ों की संख्या में भीड़ उनके आसपास है। मेरे सहयोगी रणवीर की एक खास रिपोर्ट देखिए जो दिखाती है कि यूपी में क्या कुछ हो रहा है। 25,000 का इनामी, हत्या की साजिश रचने का आरोपी और 8 महीने से फरार अपराधी। अपराध के ये सारे रिकॉर्ड इस एक शख्स के नाम हैं और अगर आप इसे नहीं जानते तो आपको बता दें, ये जौनपुर का पूर्व सांसद धनंजय सिंह है, जिसकी तलाश में योगी जी की पुलिस 8 महीनों से धूल फांक रही है। और ये खुलेआम क्रिकेट खेल रहा है। फीता काट रहा है और ये सब कुछ डंके की चोट पर हो रहा है। बीजेपी दंभ भरती है कि यूपी पुलिस के डर से अपराधी शहर छोड़कर भाग गए, लेकिन यहां तो धनंजय सिंह महंगी गाड़ियों का इतना बड़ा काफिला लेकर पहुंचा था, जैसा काफिला सीएम योगी के साथ चलता है। ठीक कह रहे हैं धनंजय के समर्थक। कानून व्यवस्था कैसे जंगल में तब्दील हो गई है, वो धनंजय की मौजूदगी बता रही है। लगता है कि यूपी पुलिस कान में तेल डालकर सोई थी, नहीं तो जिन नारों की गूंज पूरे जौनपुर में सुनाई दे रही थी, वो नारे पुलिस को भी जरूर सुनाई देते। और अगर आप सोच रहे होंगे कि धनंजय सिंह अचानक आ धमका, तो यहाँ ये भी बता दें कि उसके आगमन की खुशखबरी पूरे जौनपुर को पोस्टर चस्पा करके दी गई थी। धनंजय सिंह कार्यक्रम में घंटों तक रहा, नौजवानों को गुरु ज्ञान भी देता रहा, पीएम का नाम लेकर नसीहतें बांट रहा था। प्रधानमंत्री जी हमारे बार-बार कहते हैं कि 40% युवा अगर प्रोडक्टिव होंगे तो निश्चित रूप से हम दुनिया में। मुमकिन है कि ये बयान और ये पोस्टर योगी जी की नजरों में आने से भी चूक गया होगा, नहीं तो वो ऐसा ट्वीट नहीं करते कि जो प्रदेश आज से 5 साल पहले प्रश्न प्रदेश बना हुआ था, आज वो देश में कानून व्यवस्था और सुरक्षा के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश बन गया है। अगर ये सही है तो यूपी सरकार, पुलिस और प्रशासन को बताना चाहिए कि धनंजय सिंह जैसा अपराधी ठेंगा दिखा के कैसे चला गया। पुलिस बगले झांक रही है। इसकी जांच अभी कराई जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। पिछले साल जनवरी महीने की शुरुआत में ही लखनऊ में मऊ के पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह को हत्या का साजिश रचने का आरोपी बनाया। 4 मार्च 2021 को पुलिस की तरफ से धनंजय सिंह पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया। हालांकि इसके अगले ही दिन धनंजय सिंह ने किसी दूसरे मामले में सरेंडर किया और 25 दिन जेल में रहने के बाद वो रिहा हो गया। रिहा होने के बाद कागजों पर वो अब तक फरार है। तो सवाल है कि यूपी में बदमाशों से जेल खेलने वाली सरकार कब धनंजय को सलाखों के पीछे पहुंचाएगी? आज तो अपराधी गले में तख्ती टांग करके थाने में जाते हैं कि साहब एक बार बकस दो, हम सब्जी बेच करके अपने परिवार को पाल लेंगे। योगी कह रहे हैं कानून राज है, लेकिन धनंजय सिंह के क्रिकेट खेलते इस वीडियो ने अब अखिलेश यादव को फ्री हिट दे दिया। अखिलेश ने ट्विटर पर लिखा, भाजपा का काम अपराधी सरेआम। बाबा जी अपने करीबी नालबद्ध माफियाओं के टॉप 10 की सूची बनाकर एक टीम बना लें और आईपीएल की तरह एक MBL
मतलब माफिया भाजपा लीग शुरू कर दें। शहर के पुलिस कप्तान तो उनके लिए पिच बिछाए बैठे हैं और टीम कप्तान वो खुद हैं ही। हो गए पूरे 11। ओ योगी जी, आपका ध्यान किधर है? अपराधी तो इधर है, क्रिकेट खेल रहा है। आप तो कहते थे कि उत्तर प्रदेश छोड़ के अपराधी चले गए। तो सबके सामने आ गया है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था कैसी है। वो हाथरस हो, लखीमपुर हो, हर जगह आपको उदाहरण मिले। वो सुबोध सिंह हत्याकांड हो, अनेक उदाहरण आपके सामने हो और रोज आते हैं। सरकार पर विपक्ष के आरोपों की ऐसी बौछार है कि बीजेपी का हर नेता बगले झांक रहा है। जो बोल भी रहे हैं वो लगता है कि सरकारी लाइनें रट कर आए हैं। बीजेपी शासन में किसी गुंडे को, अपराधी को संरक्षण नहीं दिया जाता है। जो दोषी है वह अपना शासन प्रशासन कार्रवाई करता रहता है, कानून अपना काम करता रहता है। दोषी को छोड़ेंगे नहीं, ऐसे दावे तो सब करते हैं, लेकिन ये दावे जौनपुर की दहलीज में आते ही सिमट क्यों जाते हैं और धनंजय सिंह जैसे लोग क्यों खुलेआम घूमते हैं, इसका जवाब भी सरकार को जरूर देना चाहिए, तभी फर्क साफ दिखेगा। पुलिस कह रही है कि जांच कर रही है वो। यूपी में कहा जाता है कि माफियाओं की संपत्ति पर बुलडोजर चला दिए जाते हैं। मौजूदा विधायक मुख्तार अंसारी की 1100 करोड़ की संपत्ति या तो जब्त हो चुकी है या यूपी सरकार ने उस पर बुलडोजर चला दिया है। वैसे ही पूर्व सांसद अतीक अहमद की 300 करोड़ की संपत्ति पर गाज गिर चुकी है। सुंदर भाटी की 63 करोड़ की संपत्ति पर तो ध्रुव कुमार सिंह की 18 करोड़ की संपत्ति या तो बर्बाद की जा चुकी है। आप समझ सकते हैं किस तरीके से पुलिस जो है अपराधियों पर एक्शन ले रही है। लेकिन धनंजय सिंह यूपी पुलिस को दिख नहीं रहा, जबकि वो कितना बड़ा अपराधी है उसकी जरा लिस्ट तो देखिए। ये बान की मात्र है। धनंजय पर हत्या का आरोप है, हत्या, मर्डर। हत्या की कोशिश का आरोप भी धनंजय सिंह पर है। हत्या के लिए अपहरण का आरोप भी धनंजय सिंह पर है। हत्या की धमकी देकर फिरौती का आरोप भी धनंजय सिंह पर है। आपराधिक इरादे से काम करने का आरोप भी है इनके ऊपर। दंगा कराने से लेकर चुनावों में अवैध धन इस्तेमाल करने का बेहद गंभीर आरोप धनंजय सिंह पर है। ये जो मैंने लिस्ट गिनाई धनंजय सिंह पर आरोपों की, ये साबित करती है कि ये कितने बड़े अपने इलाके के बाहुबली हैं या अपराधी हैं। ये तमाम चीज़ें इनके ऊपर हत्या से लेकर दंगा करने तक के गंभीर आरोप लगे हुए हैं। और अब बात करेंगे कोरोना की। एबीपी न्यूज़ लगातार ये मुहिम चला रहा है कि कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच रैलियों पर इस चुनावी मौसम में रोक लगनी चाहिए, लेकिन नेता हैं कि मानते नहीं। चुनाव आयोग की आज बैठक भी हुई, लेकिन इस पर कुछ नहीं निकला। एक हफ्ते में 2 लाख से ज्यादा केस, 24 राज्यों में ओमिक्रॉन से दहशत, एक हफ्ते में 300% से भी ज्यादा संक्रमण दर। आंकड़े बताने का लबोलुआव ये है कि संक्रमण की सुनामी हिंदुस्तान को अब घेर चुकी है और संक्रमितों के लगातार बढ़ते आंकड़े ये बता रहे हैं कि हालात बेहद तेजी से बिगड़ रहे हैं, आगे और बिगड़ सकते हैं। WHO ने बड़ी क्लियरली कहा है कि एक सेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंसी नहीं आए। हमें ये समझना पड़ेगा कोविड का खतरा अभी भी बना हुआ है, बहुत ट्रांसमिसिबल डिजीज के अलग चैलेंजेस आएंगे इन टर्म्स ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेन। तो हमें 100% ध्यान रखना है कि मास्क का इस्तेमाल करें। हमें यह ध्यान रखना है कि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें ताकि हम इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोक सकें। सिर्फ भांगड़ा ही नहीं, देखिए भीड़ के बीच चन्नी कैसे कूद कूद के सेल्फी भी ले रहे हैं। इतनी शिद्दत से अगर चन्नी पंजाब को कोरोना से बचाने के लिए काम करते तो राज्य में कोरोना की टेस्टिंग कम नहीं होती। 21 दिसंबर को राज्य में 22,795 कोरोना टेस्ट हुए थे, लेकिन उसके बाद से लगातार आंकड़ा गिरता जा रहा है। 25 दिसंबर को ये घटकर 17,000 के करीब आ गया, 30 दिसंबर को 15,000 के करीब सीमित हो गया और 3 जनवरी को सबसे कम पंजाब में सिर्फ 9,470 लोगों का कोरोना टेस्ट ही हुआ।
इस बीच खबर ये भी है कि 5 राज्यों में चुनाव तारीखों के ऐलान के साथ ही केंद्रीय चुनाव आयोग बड़ी जनसभाओं और रोड शो पर रोक लगाने पर भी विचार कर रहा है। वैसे तो बंगाल चुनावों के दौरान भी केंद्रीय चुनाव आयोग ने बड़ी जनसभाओं और रैलियों पर रोक लगाने के दिशा निर्देश जारी किए थे, लेकिन वो दिशा निर्देश सिर्फ कागजी ही नजर आए और उसी का नतीजा रहा कि जब तक बंगाल चुनाव खत्म हुआ और नतीजे सामने आए तब तक देश में कोरोना की दूसरी लहर हजारों लाखों लोगों को अपना शिकार बना चुकी थी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है। आप अपना बचाव खुद कीजिए, मास्क पहनिए, हर हाल में पहनिए। एबीपी न्यूज ने #मास्क अप इंडिया नाम की मुहिम चलाई है। आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। मास्क वाली सेल्फी लीजिए, हमको भेजिए। हम यहाँ रोज आपकी तस्वीर दिखाते हैं, जो लोग हमको सेल्फी भेजते हैं, ताकि आपकी तस्वीरों को दिखाकर बाकी हिंदुस्तानियों को भी हम प्रेरित कर सकें कि मास्क पहनना बहुत जरूरी है। तीसरी लहर दस्तक दे रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।